गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। रासायनिक साम्य के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। और रासायनिक साम्य को जानने से पहले हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिक्रिया जो है वो कौन सी दिशा में संपन्न हो रही है। एक ही दिशा में संपन्न होती है या दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इस आधार पर रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम दो प्रकारों में विभाजित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, और वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। रासायनिक साम्य को जानने से पहले हमें जो है इन अभिक्रियाओं के बारे में हम संक्षिप्त में जो है जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, या हम यूँ कहें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद तो बनाता है लेकिन उत्पाद वापस क्रिया करके क्रिया कारक नहीं बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम इररिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे हम इनका उदाहरण देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड की यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये अभिक्रिया जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और एक ही दिशा में संपन्न होती है। इसमें बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की क्रिया से BaSO4 और 2HCl तो बनता है, लेकिन HCl और बेरियम सल्फेट की पुनः अभिक्रिया से वापस अभिकारक नहीं बनते हैं। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट को यदि हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये भी जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया भी केवल एक दिशा में ही संपन्न होती है। अन्य उदाहरण की यदि हम बात करें तो अमोनियम जो नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस जो है वो निकलती है। अमोनियम नाइट्राइट अपघटित हो जाता है और N2 और H2O बनता है। ये भी जो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात ये भी जो है अभिकारक से उत्पाद की ओर तो जाती है लेकिन वापस उत्पाद क्रिया करके अभिकारक नहीं बनाते हैं। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के विपरीत उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, अर्थात जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद भी वापस क्रिया करके और अभिकारकों में परिवर्तित होते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे A और B आपस में क्रिया करेंगे और C और D का निर्माण करते हैं, इसे हम जो है फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे अगर अभिक्रिया करेंगे। ये C और D जो है वो भी वापस क्रिया करके और A B का निर्माण करेंगे, यानी कि इस अभिक्रिया को हम प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। यदि अभिक्रिया अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में होती है तो वह जो है अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। और इसके उदाहरणों को यदि हम देखें तो हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया से 2HI का निर्माण जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के योग से अमोनिया का निर्माण, NO2 से N2O4 का निर्माण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इसी तरह से 2SO2
प्लस O2 की अभिक्रिया से 2SO3 का निर्माण यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये भी जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सभी अभिक्रियाएं जो हैं दोनों दिशाओं में चलती हैं, एक ही समय में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उसी समय उत्पाद जो है वापस क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार की जो है अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय और अनउत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में जो है हमने जाना है। ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रियाएं पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती है, यानी कि ये जो है कभी पूर्ण नहीं होती है। कुछ समय पश्चात ऐसा लगता है कि अभिक्रिया जो है पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभिक्रिया चलती रहती है, रुकती नहीं है। अपितु उस समय जो है अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है और यह अवस्था रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। और इस रासायनिक साम्य जो है, इस पर जो है इस अध्याय में हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये रासायनिक साम्य क्या होता है। रासायनिक जो साम्य है या केमिकल जो इक्विलिब्रियम है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया की एक विशेष अवस्था है और जिस पर अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जो है वो रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की ऐसी अवस्था जिस पर अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है, उस अवस्था को हम रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था पर यद्यपि अभिकार को उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, परंतु अग्र और दोनों अभिक्रियाएं संपन्न रासायनिक साम्य जो है वो गतिज साम्य है। ये जो रासायनिक साम्य है, इस रासायनिक साम्य में को यदि हम समझें तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में जो है हम अभिकारक जो है उनकी सांद्रता अधिक होती है, तो अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में बदलने की जो दर है वो अधिक होती है। या यूँ कहें कि प्रारंभ में जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र जो अभिक्रिया है उसका वेग अधिक होता है और धीरे धीरे जो है अभिकारक उत्पाद में बदलते जाते हैं और अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी और उत्पाद जो है उनकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है और अग्र अभिक्रिया का वेग जो है वो कम होता जाता है। इसी समय जो है धीरे धीरे उत्पादों की जो है सांद्रता बढ़ेगी और प्रतीप अभिक्रिया का जो है वेग बढ़ता जाता है, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग कम होता जाता है और पश्च अभिक्रिया जो है उसका वेग बढ़ता जाता है। इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक अवस्था ऐसी आती है जब इस अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है और अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है और दोनों दिशाओं में समान गति से चलती है। रासायनिक अभिक्रिया की जो ये अवस्था है, इस अवस्था को हम रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। ये जो रासायनिक साम्य अवस्था है इसको हम एक आरेख के द्वारा भी जो है समझा सकते हैं। इसके लिए जो है हम वेग और समय में यदि ग्राफ खींचें तो जैसा हमने अभी आपको बताया है कि प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग समान अधिक होता है और धीरे धीरे ये घटता जाता है। इसी तरह से प्रारंभ में जो पश्च अभिक्रिया है उसका वेग शून्य होता है और समय के साथ वेग बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब इन दोनों का वेग समान हो गया है और इस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं और साम्य अवस्था पर अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। अब इसके बाद में जो है हम बात करते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव जो है उसको समझाने के लिए समय समय पर जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है प्रयोग किए और उनसे जो है निष्कर्ष निकाले। इसी वेग पर जो है अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव को समझाने के लिए
गुलबर्ग और वागे जो है उसने एक नियम प्रतिपादित किया। उस नियम को हम लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ऐसा कहता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। या फिर हम यूँ कहें कि एक समागी अभिक्रिया का जो वेग है उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है। इसको जो है हम एक सामान्य अभिक्रिया के द्वारा जो है समझ सकते हैं। और एक सामान्य अभिक्रिया जिसमें ए और बी आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके और उत्पाद बना रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए यदि अभिक्रिया का वेग हम मान लें कि r हो, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार इस अभिक्रिया का जो वेग है, इस अभिक्रिया का जो वेग है r, वो अभिकारकों की सांद्रता यानी a और b की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात ये जो अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया का वेग होगा r is proportional to एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, या यूं कहें कि R बराबर होगा K A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। यहाँ पर जो K है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। यहाँ सक्रिय द्रव्यमान जो है उसका अर्थ है मोलर सांद्रता या सांद्रता मोल प्रति लीटर। ए के सक्रिय द्रव्यमान का मतलब ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी कोष्टक का अर्थ है बी का सक्रिय द्रव्यमान, यानी कि ए को जो बड़े कोष्टक में हम लिख रहे हैं इसका अर्थ ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी के लिए बी का सक्रिय द्रव्यमान। इन जो सक्रिय द्रव्यमान है वो सांद्रता, प्रभावी सांद्रता या सक्रियता को व्यक्त करता है। यदि सांद्रता को हम C के द्वारा तथा प्रभावी सांद्रता को हम A से प्रदर्शित करें तो दोनों में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, यानी कि सांद्रता को C और प्रभावी सांद्रता को A के द्वारा व्यक्त करें तो A बराबर होगा F इंटू C, जहाँ F जो है वो सक्रिय गुणांक है। F क्या है यहाँ पर? सक्रिय गुणांक है। या आदर्श जो परिस्थितियां होती हैं उन आदर्श परिस्थितियों में F का मान इकाई होता है, अतः हम ये कह सकते हैं कि आदर्श परिस्थितियों में प्रभावी सांद्रता जो है वो पदार्थ की सांद्रता के बराबर होगी, यानी कि सक्रिय जो है वो मोलर सांद्रता के बराबर होगा। यदि अभिक्रिया की समीकरण में पदार्थ के साथ गुणांक हो तो सांद्रता पदों की घातांक बन जाते हैं, ऐसा जो है हम अच्छी तरह से जानते हैं। और वो कैसे? यदि हम एक सामान्य अभिक्रिया लें तो N1A प्लस N2B इज इक्वल टू उत्पाद हो, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया का वेग होगा R इज इक्वल टू K A की पावर N1 इंटू P की पावर N2। तो ये जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। तो आज जो है हमने बात की अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया जो है उसकी विशेष अवस्था जिसे हम रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं, और साम्य अवस्था जो है उसको हमने जो है परिभाषित भी किया है। और हमने बताया है कि साम्य अवस्था जो है अभिक्रिया की एक विशेष अवस्था है जिस पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। और साथ ही जो है हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के बारे में जाना। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम ये बताता है कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है।
ये जो है हमने जाना। साथ ही हमने ये भी पाया कि जो सक्रिय द्रव्यमान जो होता है वो A = F/c होता है, और आदर्श परिस्थितियों में F जो है वो क्या होता है, इकाई होता है। इसलिए प्रभावी सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान जो है वो पदार्थ की मोलर सांद्रता के बराबर होता है। तो आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद।